Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। सारे देश में इन दिनों कोरोना के नए दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा है। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बीते दिनों ये हमारे देश में भी दस्तक दे चुका है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में फिर से लगातार कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं और खास तौर पर बच्चों के संक्रमित होने के मामले सामने आने के बाद प्रदेशवासियों की भी चिंता बढ़ गई है। सरकार ने भी आपात बैठक बुलाकर कोरोना से निपटने के लिए सभी संसाधन, खास तौर पर ऑक्सीजन प्लांट संचालन व्यवस्था को परखना अब शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष का दावा है कि उसके हर स्थिति पर पूरी नजर है। इधर विपक्ष ने सरकार की व्यवस्थाओं को नाकाफी और महज खानापूर्ति के तौर पर उसे दिखाया है। सबसे पहले अहम सवाल यही है कि क्या तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारियां जो की गई हैं, क्योंकि बीती दूसरी लहर का दंश अब तक हम भूल नहीं पाए हैं, जिस तरह से परिवारों ने झेला है वो उबर नहीं पाए हैं। सवाल यही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये तैयारी कागजों तक है, जमीन पर किस तरह की तैयारी है, सरकार किस तरह से तैयार है और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसमें कहां तक दम है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकेंड डोज हमको टाइमली पूरा करना है। अभी हम 68% लोगों को सेकेंड डोज लगा पाए हैं। इस महीने हमारा लक्ष्य है कि किसी भी तरह से हम अपनी सेकेंड डोज पूरा कर दें, ताकि अगर वेरिएंट जो आएगा भी इससे संभावना है कि जनवरी में डेवलप होना शुरू होगा, तब ज़्यादातर पॉपुलेशन को सेकेंड डोज लग चुका होगा। सारी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच अब ये वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। ऐसे वक्त में मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों भोपाल में एक छात्रा समेत 7 संक्रमित मिले हैं। इंदौर में 4 और होशंगाबाद में 1 मरीज मिला है। इंदौर में क्वींस कॉलेज स्कूल में 6वीं की छात्रा पॉजिटिव मिली, जबकि उसका भाई APS स्कूल में 2nd क्लास में पढ़ता है, वो भी संक्रमित पाया गया। प्रदेश में बीते 13 दिनों में कुल 200 केस सामने आए हैं, यानी रोजाना औसत 15 केस मिले हैं। भोपाल में 87 मामले यानी हर दिन 7 मरीज मिल रहे हैं। इंदौर में 72 केस मिले हैं, रायसेन में 12, जबलपुर में 8 और होशंगाबाद, अशोकनगर, नरसिंहपुर और बैतूल में 1-1 केस शामिल है। फिलहाल प्रदेश में ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। कोरोना के संक्रमितों को देखते हुए सरकार भी अलर्ट पर है। प्रदेश के भोपाल, इंदौर में ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। भोपाल में होम आइसोलेशन सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब किसी भी नए पॉजिटिव केस के पता चलने पर उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता है बच्चों के कोरोना के संक्रमित होने की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सरकार अपना काम कर रही है। अब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। सरकार तो पूरी तरीके से लगी हुई है, टेस्टिंग भी कर रही है और जो भी अगर पॉजिटिव आ रहा है उसका ढूंढ कर हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। स्कूलों के लिए भी पूरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अब जो कैपेसिटी है वो 50% कर दी है और ऑनलाइन कर दी है और माता पिता की सहमति से ही बच्चे स्कूल जा पाएंगे। मध्य प्रदेश में फिलहाल सब कुछ अनलॉक है। सभी आयोजन पूरी क्षमता के साथ किए जा रहे हैं। इसी बीच ओमिक्रॉन की देश में दस्तक और तीसरी लहर की आशंका को लेकर विपक्ष सरकार के फैसले पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है सरकार केवल तीसरी लहर के लिए चेतावनी और अपील जारी कर पल्ला झाड़ना चाहती है। देखिए, सरकार तो पहले पल्ला झाड़ चुकी। सरकार ने तो 17 नवंबर को तमाम प्रतिबंध हटा दिए। जब भी कमलनाथ जी ने कहा था कि सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया, सरकार को चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे निर्णय लेना था, नियमों को धीरे धीरे शिथिल करना था, क्योंकि अभी तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही, नए वेरिएंट की आशंका व्यक्त की जा रही और बच्चों को वैक्सीनेशन होना बाकी है और कई पात्र लोगों को भी वैक्सीन के दूसरे डोज लगना बाकी है। लेकिन सरकार ने निर्णय ले लिया, बाद में सरकार पलटी। प्रदेश में कोरोना की पहली और खास तौर पर दूसरी लहर की दंश से अभी तक लोग उबर नहीं पाए हैं।
उस पर फिर सामने आ रहे मरीज, ओमिक्रॉन की आमद और तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का डर। जाहिर तौर पर यह वक्त किसी भी नियम और निर्देश को हल्के में लेने का नहीं है। कोरोना से सुरक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना और उसे सख्ती से पालन करवाना ही सबसे कारगर तरीका दिखता है। सवाल ये भी है कि क्या पिछली कोरोना लहर की खामियों से सबक लेकर सारी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो इस विषय पर आज हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से आप कई चैनल्स में देखते हैं कि वहाँ डिबेट्स होती हैं और बहस होती है, कोशिश करेंगे कि मंथन हो, विचार हो। मिथुन अहिरवार साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। उमेश शर्मा साहब, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं उमेश जी आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक नेता होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते और एक जागरूक इंसान, या एक कहूं कि एक जागरूक पार्टी कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी के साथ साथ औरों का भी ख्याल रखता है, ये छवि भी मैंने आपकी देखी है। हमेशा से आप लोगों के बीच जाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा वेरिएंट जो हमारे लिए नया है, हमने इसके बारे में सुना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर एक डर का माहौल बन रहा है। क्या इस डर के माहौल के साथ साथ डॉक्टरों की भी एक भूमिका बन जाती है, राजनीतिक लोगों की भी एक भूमिका बन जाती है और साथ ही साथ समाज की भी एक भूमिका बन जाती है? और दूसरी तरफ जो कोरोना केस के आंकड़े हम देख रहे हैं, उन पर भी एक डॉक्टरी नजर होना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अंतर्मन से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने आज की डिबेट का जिस गंभीरता से प्रारंभ करा है और ये कहा है कि इसको बहस का विषय बनाने के बजाय हमको ये प्रयास करना चाहिए कि चूंकि ये समाज हित से जुड़ा हुआ विषय है तो इसमें से कुछ मंथन निकले। और दूसरा मेरा सौभाग्य है कि मिथुन जी साथ में जुड़े हैं। वो कांग्रेस के बहुत संजीदा और गंभीर प्रवक्ता हैं और अध्ययनशील में उनको अक्सर सुनता हूं। अब आपका मूल प्रश्न, मैं भी ये प्रयास करूंगा कि आज हम गंभीरता से इस विषय पर चर्चा करें। ओमिक्रॉन हमारे लिए भारत में नया है, दुनिया के लिए भी नया है। अफ्रीका से इसने दस्तक दी है, पूरी दुनिया में एक भयपूर्ण वातावरण हो गया है। पर मुझे लगता है कि महामारी के इस प्रकार के नए नए वेरिएंट लगातार सामने आएंगे, तो यह समय भयभीत होने का नहीं है। यह समय है कि हम सन्निधि के साथ उसका सामना करने के संसाधनों को जुड़ाए। तो सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, बहुत गंभीरता के साथ इस विषय पर काम किया जा रहा है। चूंकि हम प्रादेशिक चैनल पर बैठे तो मैं मध्य प्रदेश के संदर्भों में बात करूंगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी प्राथमिकता तो इस बात की है कि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। ओमिक्रॉन का प्रवेश, ओमिक्रॉन की दस्तक मध्य प्रदेश में नहीं होने दी जाए, इस बात के लिए शिवराज जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। हमने टेस्टिंग को बढ़ाया है और सबसे बड़ा ध्यान इस पर दिया है कि चूंकि ओमिक्रॉन जो है वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का बड़ा विषय है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से ही यह प्रसार होगा। अगर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को सीधे से चेकआउट कर लिया गया और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से निरंतर निगरानी करी गई, तो मुझे लग रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो मध्य प्रदेश में दस्तक देने में सफल नहीं हो पाएगा। एक बात। दूसरा गंभीर विषय इसमें है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो वैक्सीनेशन एक प्रभावी उपाय है और यह बहुत आत्मसंतोष का विषय है, केवल भारतीय जनता पार्टी या शिवराज जी की सरकार के लिए नहीं। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के लिए यह संतोष का विषय है कि हमने पहले वैक्सीनेशन में 93%, 93% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और जो सेकंड डोज है उसके बारे में भी सरकार ने यह तय करा है कि दिसंबर के अंतिम हफ्ता तक हम लोग 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो एक तो टेस्टिंग बढ़ाया गया है, RT-PCR को बढ़ाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को चेकआउट करा जा रहा है, वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। अब ये तो सावधानियां हुई। अब अगर इसके बावजूद भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है या कोरोना बढ़ता है तो क्या किया जाना चाहिए? तो पिछले अनुभवों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नए वार्ड बनाए जा रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग निरंतर चल रही है, ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज, इस पर सरकार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। जो दवाइयों के हमारे पिछली बार के अनुभव रहे हैं, चाहे रेमडेसिविर के रहे हो या टोसिजुलोम का जो इंजेक्शन आता है उसके बारे में रहे हो, तो उसकी पर्याप्त उपलब्धता करी गई है और उसको पर्याप्त रूप से संग्रहण भी करा गया है। फिर जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि बच्चों पर अगर कोरोना का प्रभाव आता है तो बच्चों के बेड की भी अतिरिक्तता बढ़ाई गई है। तो मुझे लग रहा है कि
सारे उपाय जो होते हैं, अस्पतालों का उन्नयन करा जा रहा है, वार्डों का उन्नयन करा जा रहा है, तो सरकार अपने स्तर पर, और जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां थी उनको वापस एक्टिवेट करा गया है। वो जितनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां थी वो प्रभावशाली ढंग से वापस काम में लग गई है। कांग्रेस के मित्रों से भी सरकार ने अपने स्तर पर निवेदन करा है। हम लोग भी सार्वजनिक रूप से आग्रह कर रहे हैं कि ये जो समय है ये दलीय वैचारिक मतभिन्नता से ऊपर हम राजनीतिक विषयों पर फिर आमने सामने होंगे, पर यह चूंकि पूरे समाज की रक्षा का विषय है तो कांग्रेस के मित्रों से भी आग्रह करा गया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी में वो लोग अनिवार्य रूप से आए और अपने सकारात्मक सुझाव दें। और एक आखिरी बात फिर हम मिथुन जी को सुनेंगे, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है जनजागरण की, अवेयरनेस की। तो रोको टोको अभियान फिर चलाया गया है। मैं चूंकि इंदौर से आता हूं तो बता देता हूं कि इंदौर में तो हमने ये गंभीरता देखी है जिला प्रशासन में कि ऐसे संस्थानों को सील किया जा रहा है जहां सेकंड डोज कर्मचारियों को नहीं लगा है, सील करा गया है, प्रतिबंधित करा गया है, तालाबंदी कर दी गई है। और बहुत सख्ती के साथ, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों सेक्टरों के ऊपर सख्ती के साथ इस बात की निगरानी करी जा रही है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने अभी सेकंड डोज नहीं लिया है। और किसी भी संस्थान में अगर ऐसे व्यक्ति 2 या उससे अधिक संख्या में पाए जाते तो तत्काल वहां पर तालाबंदी करने जैसा कठोर कदम भी उठाया जा रहा है। और मुझे आखिरी बात, मुझे लगता है कि इस समय जो जन जागरण करने की आवश्यकता है कि मास्क की अनिवार्यता होना चाहिए, सैनिटाइजर किया जाना चाहिए, पर्याप्त दूरी का पालन किया जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इस समय सरकार अपने स्तर पर काम करेगी, मेडिकल और पैरामेडिकल की फोर्सेस करेगी, निगम का अमला करेगा, जिला का प्रशासन करेगा, इसमें एक चीज आप भूल गए सर, मैं उमेश जी बड़ी गंभीरता से उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माफी चाह रहा हूं आपको बीच में। और आखिरी बात के समाज की सहभागिता होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात आपसे मैं ये कहना चाह रहा था कि चाहे राजनीतिक दल हों, सामाजिक लोग हों या फिर प्राइवेटाइज इंडस्ट्री वाले लोग, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि कम से कम यही वो मौका है जहां से आप बाउंडेशन लगा सकते हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं मिथुन अहिरवार साहब के पास चलता हूं। मिथुन जी, आपकी पार्टी को जो इंतज़ाम अभी हैं सरकार के वो नाकाफ़ी लगते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या सोच है कांग्रेस की? और अगर नाकाफी लग रहे हैं तो आप विपक्ष होने के नाते सरकार का ध्यान किस तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं? एक मजबूत विपक्ष सरकार को किस तरफ एडवाइस देने जा रहा है? क्योंकि आप भी ग्राउंड पर काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, समझते हैं, मिलते हैं, जरा आपके अभी मैं राय लेना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक आपका प्रश्न है और मुझे लगता है हमारी आज की जो चर्चा है वो एक सार्थक दिशा में जा रही है। उमेश जी ने जो बात कही, इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, सबसे काबिल प्रवक्ताओं में मेरा भी सौभाग्य इनके साथ बैठ रहा हूँ। और इन्होंने जो मंशा सामने रखी है कि मध्य प्रदेश के बारे में गंभीर तथ्यात्मक चर्चा होनी चाहिए, उसी को मैं शुरू करना चाहता हूँ। आज की जो अवस्था है मध्य प्रदेश की, उसमें कोविन का पोर्टल ये कहता है कि जहाँ हर्ड इम्यूनिटी आपको 70% वैक्सीनेशन पर प्राप्त होती है, मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़, लगभग 3 करोड़ 80 लाख ऐसे लोग हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। और बाकी की जो जनसंख्या, मतलब 50% भी हमारी जनसंख्या ऐसी नहीं है जो फुली वैक्सीनेट हो चुकी है। हमारी सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट में जाकर के ये कहा है कि दिसंबर का माह खत्म होने तक हम लोग 100% वैक्सीनेशन कर देंगे। मतलब ये जो वैक्सीनेशन अभी तक 3.5 करोड़ हुए हैं, उसमें 4.5 करोड़ का और इजाफा होगा और ये वैक्सीनेशन 100%, जो अभी तक लगभग 1 साल में 3.5 करोड़ हुए, तो 4.5 करोड़ ये लोग 1 महीने में कर देंगे। तो किस रेट से करेंगे, इस बात की जानकारी जनता को देनी चाहिए। क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? क्या हमारे पास इतने वैक्सीन अवेलेबल हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश में या पूरे देश में या पूरी दुनिया अगर सरकार के पास बच्चों पर उपलब्धता होगी तभी वो इतने दम से कह रही है। मैं वही कह रहा हूं कि विपक्ष को कहां लगता है सेकेंड डोज की बात चल रही, सेकेंड डोज कंप्लीट करना है। 40 से ऊपर वालों को ये कहा जा रहा है, डॉक्टर्स की भी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, डॉक्टर्स की भी ये राय है कि अगर बूस्टर लग जाता है तो कम से कम हम ये उसकी एक तैयारी हो सकती है, या ये कहें कि सुरक्षा के 70% एक चांसेस कम वो हो जाते हैं कि आप सुरक्षित महसूस करते हैं। बूस्टर की मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों को कहां लगता है, क्या इस पे केवल राजनीति हो रही है या वाकई आप लोगों को लगता है कि यहां कमी है, यहां सरकार का ध्यान इंगित कराना जरूरी है?
देखिए, हमने शुरू से कहा, क्योंकि वैक्सीन्स यहाँ कौन कौन से आएंगे इसको लेकर के केंद्र सरकार निर्णय लेती है, राज्यों तक जो कंपनीज हैं डायरेक्ट बात नहीं करना चाहती। हमने शुरू से कहा कि भारत जैसा देश जहां पर एक वैक्सीन फटीग लोगों में है, दूसरा वैक्सीन लगाने के लिए लोग बहुत ज्यादा कई बार आतुर नहीं दिखे हमारे सरकार के एटीट्यूड की वजह से, ऐसे देश में सिंगल डोज वैक्सीन की आपको व्यवस्था करनी थी। आपने स्पुतनिक वी को अनुमति दी, स्पुतनिक लाइट को यदि आप अनुमति देते तो जो 2 डोज है उसकी बजाय आपको 1 डोज लगाना पड़ता। जो नेजल वैक्सीन से यदि आप उनको लगाते तो वो जो बात कही जा रही है कि हम ज्यादा एक जनसंख्या को कवर कर पाते, वो बात होती। फाइजर जो कि अकेली ऐसी वैक्सीन है जिसे कि इमरजेंसी यूज की कैटेगरी से हटा करके एक फुल फ्लेज्ड वैक्सीन माना गया है, उसको आपने आज तक की अनुमति नहीं दी। वो इसलिए क्योंकि उसका भारतीय रुपयों में मूल्य कुछ 2400 रुपए के करीब होता है और आप 150 रुपए में निपटाना चाहते हैं। हमारा आपका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा उस तरफ जिस तरफ आपने बात कही है। आपने कहा कि स्पुतनिक वी की बात कही आपने, जिसका 1 ही डोज लगता है। रशिया की भी आपने हालत कुछ दिनों पहले देखी होगी, उन्हीं की यहीं बनी हुई है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको लगाने के बाद जो है कोई दीर्घायु का, या कह सकते हैं कि अब आपको कोई जरा व्याधि भी नहीं होगी, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऐसा नहीं है। सरकार के पास जो चीज़ें उपलब्ध थीं और जो समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता आई उस पर फोकस किया गया। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई उसकी उपलब्धता डॉक्टरी तौर पर ज्यादा थी? देखिए साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइजर की वैक्सीन भी अवेलेबल है, जॉनसन एंड जॉनसन की भी अवेलेबल है जिसका पहला डोज है, और अन्य वैक्सीन की नोवाडिक की वैक्सीन भी अवेलेबल है। बात केवल इतनी है कि हमारी मंशा क्या है। क्या हमें एक बात कह के निर्माताओं को इस स्तर पर पहुंचा देना है का सारा लोड? जी कहिए अपनी बात कहिए, फिर एक ब्रेक पर जा रहा हूं। जाने दीजिए सर, मैं कुछ कमियों की तरफ भी ध्यान। जी कहिए आप मिथुन जी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद ब्रेक पे जा रहा हूं। हाँ, मैं निवेदन यही कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। निवेदन ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग सरकार चला रहे हैं, वहाँ जो वो व्यक्ति ये कहता है कि B.1.1.529 यानी कि ओमाइक्रॉन की मुझे जानकारी नहीं है, काल्पनिक खतरा है, वो व्यक्ति आज प्रदेश का उच्च शिक्षा मंत्री है। जो व्यक्ति कोरोना को डरोना बताता है वो व्यक्ति पहले स्वास्थ्य मंत्री फिर गृह मंत्री बनता है। वो व्यक्ति जो कोरोना को सर्दी जुकाम बताता है वो प्रदेश का सीधे मुख्यमंत्री बन जाता है। जब ऐसी मंशा के साथ आप लोग काम करेंगे, वो लोग आज आपके मंत्रिमंडल में बैठे हों जो कहते हैं साहब आप लोग हवन कर लीजिए, आप लोग ताबीज पहन लीजिए। उसके अलावा जो तैयारी की बात आती है, भोपाल में केवल 32 वेंटिलेटर्स और 700 बेड्स ऐसे हैं जो बच्चों के लिए अवेलेबल है 20 लाख की जनसंख्या में। पूरे प्रदेश में 38 ऐसे जिले हैं जहां सीटी स्कैन मशीन नहीं है, 27 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं है, हजारों से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र हैं जहां पर के लोगों को दवाइयां तो छोड़िए, कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला भी नहीं है। ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति में पिछली वेव से सबक लेते हुए रेमडेसिविर की चाहे आप बात करें जिसकी कि आज हमें आवश्यकता पड़ेगी या नहीं, लेकिन उसके लिए क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना हम स्टोर कर पाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या उपलब्धता है। पिछले बार जैसी गलती ना हो कि मेडिकल जो ऑक्सीजन है और जो नेचुरल जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको लेकर के गफलत ना हो जाए। जिन लोगों ने कालाबाजारी की, और क्योंकि बच्चों की बात है, स्कूल्स बंद करने की बात हो रही है, तो आपकी सरकार ने 4 सितंबर 2020 के आदेश में कहा था कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई करवाने की पूरी व्यवस्था नहीं है क्योंकि सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ऐसी स्थिति में लेकिन आपने उस पर थोड़ा पॉलिटिकल टैग भी लगाया है। स्वाभाविक सी बात है, आप एक राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, उससे संबंधित हैं, तो वो अपनी बात भी रखेंगे और पार्टी का पक्ष भी रखेंगे। मिथुन जी ने बहुत मजबूत बातें रखी हैं, मैं उन पर भी आपसे उमेश जी एक मजबूत सा उत्तर जरूर चाहूंगा। साथ ही साथ जो मीठी मीठी बातें आपने भी अपनी पार्टी की रखी हैं, ठीक है, आप ध्यान रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है, खुद मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि मैं जब मंत्रालय जाता हूं तो कहा जाता है कि साहब जनता बहुत खुश है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फील्ड में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि चीज़ें कुछ और, उनमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कुछ कॉन्क्रीट करने की ज़रूरत है। और जो वैक्सीन की बात मिथुन साहब ने कही, मैं समझता हूं कि कोविड शील्ड आपने लगाई होगी मिथुन जी? मिथुन जी कोविड शील्ड लगाई आपने? आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पा रहा हूं, थोड़ी सी आपके आपने कौन सा वैक्सीन इस्तेमाल किया, कौन सा लगाया आपको? दोनों डोज नहीं लिए। मैं सर फाइजर का इंतजार कर रहा था, वो फाइजर अलाउ नहीं की हमारे। मैं अगर फाइजर अनुमति देंगे तो अपने पैसे से खरीद के लगवा। नहीं, आपने अभी तो वैक्सीनेशन पूरा किया होगा, दोनों डोज लिए होंगे, नहीं लिए, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं आप?
नहीं, मैंने नहीं ली अभी। ये देखिए मिथुन जी, एक हाँ, मैं फाइजर का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी इंतजार अनुमति नहीं दिलवा दी। मिथुन जी, कोरोना आपका इंतजार नहीं करेगा ये, और बिल्कुल मैं आपका सम्मान भी करता हूं इस बात के लिए कि आपने कोरोना अपने नहीं चैनल करेगा। पर बैठकर मेरा सहर्ष मेरा- स्वीकार मेरा किया, निवेदन ये है, सहर्ष स्वीकार किया, इसके लिए आपका सम्मान। और मैं उमेश जी आपसे भी जानना चाहता हूं, शायद आप जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, मैं समझता हूं कोविशील्ड पर भरोसा किया होगा आपने। सर, एक तो मैं जानकारी दे दूं कि मैंने दोनों डोज कंप्लीट करवा लिए हैं और मैं तो 24 घंटे सर्टिफिकेट दोनों का जेब में रख के चलता हूं। एक तो जी। ये बात। दूसरा, जो मिथुन जी ने कुछ प्रश्न उठाए थे, मैं उनका बहुत विनयशीलता के पर साथ एक सलाह जरूर, एक तो मैं मिथुन भाई, न्यायालय में आप अगर सरकार बतौर ने कांग्रेस कहा कि प्रवक्ता हैं, मैं एक नेता का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी और उमेश जी की यही इच्छा है कि फाइजर जब आएगी तब आएगी। मिथुन जी कृपया लेट ना करें, आप भी वैक्सीन जरूर ले लें। मैं समझता हूं शायद उमेश जी, क्योंकि वो आपका बड़ा आपको आगे स्वस्थ देखना चाहते हैं उमेश जी भी। निवेदन ये है जी, कि बिल्कुल, जिस निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि कोवैक्सीन न की केवल हम लोग मिथुन बात जी कर को, रहे हैं, जी, उसको WHO न की केवल अनुमति मिथुन अभी जी को, तक मुझे प्राप्त लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश जिस- के उमेश जी रुकिए, शायद मिथुन जी कुछ कह रहे हैं, उनसे जवाब लेने के बाद आपके उमेश पास जी पहले आऊंगा। बोलने, मेरा जवाब ले लीजिएगा। जी मिथुन जी अपनी बात रखिए, 4 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट आपको दूंगा, 2 मिनट उमेश जी के बोल पास सकता हूं? जाऊंगा। जी, निवेदन ये है कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं। कमलनाथ जी ने स्वयं ने लगवाई है, उस बात को इंडोर्स हम लोग भी करते हैं। मेरा निवेदन निजी तौर पर ये है कि कोवैक्सीन जो है उसको WHO की अनुमति प्राप्त नहीं है। हमारे यहाँ जो कोविशील्ड जो है, वो जो एस्ट्राजेनेका की बताई जाती है, जिस फॉर्मूले पर बनी है, जिसको कि यहाँ जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो लंदन में जाकर के बैठ गए, जो कह रहे हैं कि साहब हम लोगों उस हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चर की हुई वैक्सीन को लंदन में बैन कर दिया गया था। तो मैं कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत तौर पर कुछ स्टडी है, उस आधार पे मैंने ये निर्णय लिया। मेरी पार्टी का स्टैंड है, लेना चाहिए, सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये सारे विकल्प खोलना चाहिए कि हम जैसे लोग जो रिसर्च के आधार पे वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं, हम अपने पैसे को लगवाने को तैयार हैं, लेकिन आप फाइजर जैसी वैक्सीन को अनुमति दीजिए। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें केवल वैक्सीन की बात नहीं है, केवल बेड्स की बात नहीं है, उनके पढ़ाई के साथ साथ उनके राशन की भी व्यवस्था है, क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे ये विरोधाभास कैसे चलेगा मिथुन जी? मिथुन भाई, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे दोनों पर भरोसा नहीं है और बच्चों को वैक्सीन लेना चाहिए, बड़ों को वैक्सीन लेना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ विरोधाभास है। मैं आपसे आगे चलता हूँ, उमेश जी के पास जाता हूँ, एक सवाल के लिए फिर आपके पास आऊंगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं जी जी, यदि 10 सेकंड यदि आप बिल्कुल 12 सेकंड है, 2 और ज्यादा दिए आपको। जी, मैं केवल ये हाँ नहीं 10 सेकंड आप ये जो कह रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ की जो वैक्सीन्स लग रही है, मैं फाइजर का इसलिए वेट कर रहा हूं क्योंकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, PhD कर रहा हूं, मुझे विदेशों में जाके रिसर्च पेपर्स पढ़ने होंगे, तो हमारे यहाँ की जो वैक्सीन्स लग रही हैं उसकी वजह से मुझे हो सकता है अनुमति में दिक्कत हो। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि फाइजर की वैक्सीन आए, जिसको कि सब जगह अनुमति है। निवेदन ये है, मेरी पार्टी का पक्ष ये है, सबको वैक्सीन लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने अपने करियर को अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा है, इसके लिए भी आपको बधाई। हालांकि एक छोटा सा व्यंग है, आप इसको बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा। उमेश शर्मा साहब, अब आपकी बात। चलिए, मैं समाप्त करता हूं और बहुत संक्षिप्त में करता हूं। देखिए, हमारे साथ तो कठिनाई ये है कि हमको तीनों दौर से गुजरना पड़ा है। पहले उपहास से गुजरे और उपहास के बाद फिर जो है कि हम आलोचना से गुजरे। अब आलोचना के बाद अंततः हमको स्वीकृति प्राप्त हो रही है। देश के लोगों को तो इस बात का गौरव अभिमान है कि कम से कम हम लोगों ने, दुनिया के वो देश थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन बनवाया, भारत उन अग्रगण्य राष्ट्रों में शामिल हुआ। और न केवल वैक्सीनेशन, स्वदेशी वैक्सीनेशन बनाया। उस वैक्सीनेशन को बनाने के बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उस वैक्सीनेशन को लिया और पूरे देश भर के नागरिकों ने आगे बढ़कर उस वैक्सीनेशन पर अपना भरोसा जताया है। और जो मिथुन जी एक आंकड़ा बता रहे थे, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि जबलपुर उच्च न्यायालय में जो हमने कहा 100% सेकेंड डोज लगाया जाएगा, 3.5 करोड़ का तो आंकड़ा उन्होंने स्वयं स्वीकार करा है। और साथ में उन्होंने जोड़ा था कि 4.5 करोड़ के लगभग लोगों को अभी वैक्सीनेशन लगना है। तो मैं थोड़ा सी आंकड़े को दुरुस्त करना चाहता हूं। ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, 18 साल और उससे ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। जो आबादी 18 साल से नीचे की है, वो आबादी सरकार ने बोला है कि हम लोग बच्चों को भी वैक्सीनेट उमेश जी उस तरफ में जाइए, आगे की तरफ। मैं क्या स्कूल कॉलेज और ट्यूशन को लेकर वैक्सीन तैयार है, सरकार फैसला लेगी क्या? बताए गए आंकड़े बताए गए सर, आंकड़े बताए गए।
मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 100% वैक्सीनेशन होगा और दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक मैं दुरुस्त कर देता हूं। वैक्सीनेशन करा मिथुन जी कुछ कह रहे हैं, उमेश जी सुनिएगा जरा, आप ही की बात पर कुछ जवाब दे रहे हैं। मिथुन जी समय आपके पास, बोलिए। जवाब ले लीजिए। नहीं, और केवल देखिए, पहली बात, मैं अपने आंकड़ों पर बिल्कुल कायम हूं। आपकी सरकार ने कहा है कि बच्चों को भी हम वैक्सीनेट करेंगे और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको अनुमति दी जा चुकी है। आपने कहा कि मतलब कई सारे ऐसे देश है, ब्रिटेन में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। नहीं, आपकी सरकार ने कहा हम बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे, आपकी कोई और मंशा है। आप कह रहे हैं आपकी मीठा सरकार नहीं खाना चाहिए, आप पहले मीठा खाना छोड़िए ना सर, वैक्सीनेशन नहीं होगा, आप लेट हो चुके हैं। मैंने कहा है तो करेंगे। नहीं, आप घोषणा कर दीजिए बच्चों को। उमेश जी एक सवाल आपसे, एक सवाल सरकार से। रुकिए ना मिथुन जी, रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको समय दे चुका हूं, उचित समय दे चुका हूं। उमेश शर्मा साहब, स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन, यहां पूरी मात्रा में बच्चे पहुंच रहे हैं, अब लगातार जा रहे हैं। स्कूल्स के बच्चे भी, इंदौर से आपने खबर पड़ी होगी, आप भी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं। सवाल यह है कि अब बच्चों को लेकर, स्कूल को लेकर सरकार का कोई फैसला या उनका कोई ओरल डोज या कुछ जो भी टेक्निक्स बाहर है, कम से कम जल्द से जल्द उस पर काम शुरू हो जाए। तो ये जो 20-25 दिन या 13 दिन के मैं बात करूं, 13 दिन में सर, 13 दिन में हम 200 से ज्यादा आंकड़े छू गए हैं। ये धीरे धीरे पता नहीं चलता सर, ये 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64 होते हैं। आप जानते हैं इस पूरी बात को। राजनीतिक पार्टियां भी, मैं आपकी पार्टी की भी बात करूंगा सर, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं कोई मास्क का, सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, लगातार जो है प्रोग्राम पर प्रोग्राम हो रहे हैं। कम से कम सर आप लोग भी अगर 1-2 लोग इकट्ठा होकर सिर्फ निवेदन करें समाज से, तो कम से कम शादियों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियां या और जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें थोड़ी सी भीड़ कम हो। एक आग्रह, निवेदन। चलिए, मैं पहले आपके एक पहले प्रश्न का जवाब देते हूं, बाकी फिर दूसरा जो पूरक प्रश्न आपने साथ में जोड़ा है उसका भी जवाब दूंगा। केवल 30 सेकंड जवाब दीजिएगा, समय कम है सर। मुझे लग रहा है कि जो सरकार होती है वो सरकार होती है वो शीर्ष अभिभावक होती है। सरकार हर स्तर पर चिंता कर रही है और आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि कोरोना अब मध्य प्रदेश में पैर नहीं पसार पाए और उसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि भयभीत होकर जीवन थम जाता है। हम भयग्रस्त नहीं होंगे पर सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, सतर्कता के साथ, क्षमता के साथ, और कोरोना के इस तीसरी लेयर की जो आने की आशंका है इसका समूल नाश करेंगे। चलिए, आपने काफी अच्छी बात कही। हो सकता है ये डिबेट के लिए, बुद्धि विलास के लिए, वाणी विलास के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जमीन पर भी इसका असर होना चाहिए। और एक मिथुन जी निवेदन आपसे भी, हालांकि आपने अपनी मजबूरी बताई है, वो भी आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन का फैसला ले सकते हैं, लेकिन आपके साथ साथ जो युवा आपको देखते हैं, जो युवा आपके साथ चलना चाहते हैं, जो आप जैसा बनना चाहते हैं, कम से कम उनके लिए मैसेज मैं समझता हूं व्यक्तिगत तौर पर। चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं, ना ही किसी पार्टी का कोई लेना देना। व्यक्तिगत उपलब्ध करा दे, मैं लगवा लूंगा। व्यक्तिगत मैं उमेश जी से कहूंगा, उमेश जी जरा आपके अभिन्न मित्र हैं, आप बड़ा तारीफ करते हैं मिथुन जी की, तो मिथुन जी के लिए कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा। नहीं सर, मुझे तो स्वदेशी वैक्सीन पर पूरा भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री को भरोसा है, पूरा भारतवर्ष भरोसा कर रहा है। और हमें भी सरकार पर भरोसा है, विपक्ष पे भी, कि दोनों बजाय राजनीति के एक मजबूत पक्ष रखेंगे और जनता के प्रति एक फाइजर पर भरोसा नहीं है, चेतन अवस्था में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।